Hello everyone, my name is Ujjwal Dikshit and today we are going to study दलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये केस है और हम लोग जो सीरीज कर रहे हैं टॉप 100 केसेस की क्लैट पीजी 2026 के लिए, उसमें ही ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। तो इस पर हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये केस किस किस चीज़ से रिलेटेड है। ये सीआरपीसी और आईपीसी से रिलेटेड है। इसमें प्रोक्लेमेशन की बात हुई है। क्या होता है प्रोक्लेमेशन, कैसे होता है, पहले आप वो समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई आखिरी में पहुंचते हैं वहां पे समझाएंगे कि मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ और कोर्ट में बात पहुंच गई है, कोर्ट को किसी व्यक्ति को बुलाना है, तो वो क्या करता है, या तो समन भेजेगा। एक तो समन केसेस होते हैं, समन केसेस में वो समन भेजता है। दूसरे होते हैं वारंट केस। वारंट केस में वो समन भेज सकता है और या फिर वारंट को भी भेज सकता है। ठीक है। जब समन ये चॉइस होती है वारंट केस में, जबकि समन केसेस में सिर्फ समन ही भेज सकता है। उसके बाद अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो वारंट भेज सकता है। इसके बाद क्या आता है, समन और वारंट के बाद, समन और वारंट के बाद प्रोक्लेमेशन आता है। प्रोक्लेमेशन मतलब क्या होता है? प्रोक्लेमेशन मतलब ये होता है कि आप घोषित करते हैं किसी को, आप कहीं पे जाके घोषणा करते हैं कि ये ऐसा ऐसा आदमी है और ये वारंट के बाद भी नहीं आया है, तो ये जहां भी है और ये मैसेज मिल रहा है तो तुरंत आइए और ट्रायल फेस करिए आके। ये प्रोक्लेमेशन होता है। प्रोक्लेमेशन में भी वो आदमी नहीं आया, समन में भी नहीं आया, वारंट में भी नहीं आया, प्रोक्लेमेशन में भी नहीं आया, तब अटैचमेंट होता है। ठीक है, तब अटैचमेंट आएगा। तो ये प्रोसीजर होता है। हम लोग जब सीआरपीसी पढ़ें या फिर बीएनएसएस पढ़ें तो इसमें डीप में जाएंगे, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैंने ये कर दिया। अब आ जाते हैं केस पे। केस में क्या हुआ, केस से पहले एक मैं सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, वो आप समझ लेंगे तो केस समझ लेंगे। आप लोग क्लैट पीजी देने जा रहे हैं। क्लैट पीजी जो देने जा रहा है मतलब कॉलेज में पढ़ चुका है। आपका ये हॉस्टल है, इसमें आप एक दारू पीते हुए वार्डन ने आपको देख लिया। बात पहुंच गई आपके यहाँ पे जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उसके पास, डीसी के पास। इन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, आप हॉस्टल में बैठ के पी रहे थे, इन्होंने आपके पास एक नोटिस भेजा और कहा कि आइए आप इंक्वायरी फेस करिए आके, कि आप ऐसे ऐसे दारू पीते पाए गए, अपना पक्ष रखिए, इंक्वायरी फेस करिए और बताइए कि आपका क्या डिफेंस है। ये इन्होंने कहा। आप थे बहुत शरारती, शरारती का एक नंबर के धूर्त आदमी थे आप। आपने जो नोटिस लेके वार्डन आया था उसी को गरियाया पहले और फिर कहा जाओ हम नहीं आएंगे। तो पहले तो आप पकड़े गए और उसके बाद आपने जब बुलाया गया कि आइए फेस करिए आके इंक्वायरी को, तब आपने उसको ही गाली दे दी। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए आगे आप नहीं आए, फिर भी इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी हो गई और इंक्वायरी में पाया गया कि आपके पास तो दारू थी ही नहीं, जबकि आप नहीं गए, लेकिन फिर भी सीसीटीवी निकाला गया, सब कुछ निकाला गया, पता चला आप तो पेप्सी पी रहे थे। तो आपने कहा तो बहुत बढ़िया बात, बात खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बात खत्म नहीं हुई है। इसमें तो आप बच गए कि दारू वाली बात, लेकिन जब मेरा आदमी नोटिस लेके आया कि आइए इंक्वायरी फेस करिए, वार्डन आया, तो आपने उसको गाली दी, आपने हमको गाली दी, आप नहीं आए। तो इस बात के लिए भले ही आप दारू पीने वाले मामले में छूट गए हों, लेकिन आपने जो ये धुरता की है, ये बदतमीजी की है, इसके लिए आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। ये मैंने एग्जांपल दिया, यही इस केस में हुआ और यही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये भाई साहब के ऊपर आरोप था, ये एक भाई साहब हैं, मान लीजिए, मेरी अच्छी नहीं है ड्राइंग, इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने थेफ्ट किया था। ठीक है, इनके ऊपर आरोप आया, इनके पास वारंट आया होगा, समन आया होगा, समन के वारंट ही आया होगा, वारंट में भी नहीं कहे होंगे, फिर प्रोक्लेमेशन कर दिया गया कि आइए और ट्रायल फेस करिए, जहां पे भी हैं वहां पे आइए। इन्होंने प्रोक्लेमेशन को भी नहीं माना। प्रोक्लेमेशन को अगर आप नहीं मानते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 174A में वो ऑफेंस माना जाता है, जो अब शायद 209 हो गया है। देखो 209 बीएनएस का हो गया है, अगर आप प्रोक्लेमेशन को नहीं मानते हैं। ठीक है, प्रोक्लेमेशन में भी नहीं आए, बाद में जब ट्रायल हुआ तो थेफ्ट में इनको बरी कर दिया गया, एक्विटल हो गया इनका। ठीक है, एक्विटल हो गया। इन्होंने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई सब कुछ, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, जो प्रोक्लेमेशन हमने किया था वो आप नहीं आए, तो आपने एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस कर दिया 174A आईपीसी, तो इसके लिए अब आपको ट्राई करेंगे।
उन्होंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, जिस ऑफेंस के लिए, थेफ्ट के लिए आपने प्रोक्लेमेशन किया था उसमें तो हम आए नहीं, उसमें तो हम बरी हो गए, उसमें तो हम एक्विटल हो गए, तो उसके थ्रू जो प्रोसीडिंग निकल रही है प्रोक्लेमेशन की, उसमें आप मुझे कैसे पकड़ के बंद कर सकते हैं। तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है। इसके पीछे की आप बात समझिए, कोर्ट क्या पनिश कर रही है यहाँ पे 209 बीएनएस में या फिर एक 174 आईपीसी में। कोर्ट ये पनिश कर रही है, कोर्ट कह रही है कि अगर हम आपको बुला रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे और ट्रायल फेस करिए आके, तो भले ही आपको पता है कि आप जो है निर्दोष हैं, यू आर नॉट गिल्टी, फिर भी आप आइए और उसको फेस करिए। अगर आप मेरे बुलावे को या फिर मेरे प्रोक्लेमेशन को नहीं मानते हैं, तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कोई ऑफेंस किया है कि नहीं किया है। भले ही जो पहला जो ऑफेंस था जिसके लिए हम आपको बुला रहे थे, जो इस केस में थेफ्ट था, वो भले ही आप उसमें एक्विट हो जाएं, लेकिन आप प्रोक्लेमेशन पे नहीं आए तो वो अपने आप में एक ऑफेंस है। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सब मैंने ये दे रखा है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। दलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था, ये याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर आ गया तो उस दिन मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। उसके बाद लीगल प्रोविजन आ जाते हैं। सेक्शन 82 सीआरपीसी प्रोक्लेमेशन की बात करता है, जो अब्सकॉन्ड कर रहा हो। सेक्शन 174 मैंने आपको बताया नॉन अपीयरेंस कर बात करता है, अगर प्रोक्लेमेशन में नहीं जाते हैं तो सजा देता है। 83 अटैचमेंट की बात करता है सीआरपीसी का। आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट करता है। क्यों आया ये यहाँ पे, ये आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद करस्पॉन्डिंग सेक्शंस 82 और इनके क्या हैं, 84 बीएनएसएस में प्रोक्लेमेशन की बात करता है, 209 इसमें करता है। आपको याद क्या क्या रखना है, आपको 82 भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है, ये आपको सब याद रखना है। पढ़ो लिखो थोड़ा बहुत, ठीक है। वही चीज़ को उनमें हुआ, प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर उनको घोषित कर दिया गया, फिर वो आए, पूरी आपको मैंने जो बात बताई वो लिखी हुई है। इशू क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने, सेक्शन 174 आईपीसी प्रोसीडिंग जो कि प्रोक्लेमेशन के ना आने पे होती है, इंडिपेंडेंटली हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अगर मेन केस एक्विटल हो गया हो। वही बात जो हम लोग नीचे समझाए कि थेफ्ट में अगर एक्विटल हो गया है तो क्या प्रोक्लेमेशन की बात ना मानने वाली ये प्रोसीडिंग चल सकती है। कोर्ट ने कहा यस, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफेंस आपने कर दिया है यहाँ ना आके, ठीक है। ये हो गया। डज द क्लोजर और नलिफिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन अफेक्ट लायबिलिटी अंडर आईपीसी, इसमें भी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई भी ऑटोमेटिक क्लोजर नहीं होता है, इवन इफ द पर्सन इज लेटर एक्विटेड, नॉन अपीयरेंस ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन पीरियड रिमेन पनिशेबल। लेकिन 142 का आर्टिकल का यूज़ कहा गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई बहुत पुराना मामला है, इतना ज़्यादा डिस्प्यूट सेटल हो गया है, कोई हीनियस ऑफेंस नहीं है, तो 142 का यूज़ करके हम इसको जेल से बाहर कर देते हैं। लेकिन ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर अगर जो मेन ऑफेंस है वो अगर पूरा भी उसमें अगर आपको एक्विटल भी मिल जाता है, तो उससे निकले हुए प्रोक्लेमेशन में आप नहीं गए और आपने वो जो ऑफेंस 174A में किया है वो इंडिपेंडेंट चल सकता है। इसका मतलब कल को आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, आपको पता है कि वो आरोप सिरे से गलत है, आपने कहा कि हमारे ऊपर आरोप गलत है, मैं नहीं जाऊंगा, वारंट में आप नहीं गए, आपके खिलाफ प्रोक्लेमेशन हो गया, आप वो भी नहीं गए, आपने ऑफेंस कर दिया 174A। कल कोर्ट में प्रूव हो गया कि आपने वो ऑफेंस नहीं किया था, आप कहेंगे फिर मेरे ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। कोर्ट कहेगी नहीं, जो ऑफेंस आपको अक्यूज किया गया था उस पर प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, लेकिन प्रोक्लेमेशन पे ना आने के कारण आपके ऊपर प्रोसीडिंग चलेगी। इतना ही केस है, ज़्यादा मत इसमें जाओ। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जाइए आराम से देखिए और मस्ती मारिए।